नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, नया साल चढ़ा तो आशा थी कि शायद इस साल उथल-पुथल कुछ कम होगी, लेकिन जनवरी गुजरा नहीं कि राजनीति की जो उथल-पुथल थी, वो तो अपनी जगह थी, लेकिन आर्थिक जगत के अंदर जो उथल-पुथल आई है, स्टॉक एक्सचेंज में खास तौर से, उसने बहुत लोगों को व्यथित भी किया है, विचलित भी किया। इस बीच में इस साल का बजट भी आया और चांदी का वर्क चढ़ाकर बजट पेश किया गया और लोगों को ये बताया गया कि देखिए, इससे बड़ा और ऐतिहासिक बजट पिछले 75 वर्षों में कभी पेश नहीं किया गया। सही बात है। दरअसल ये कहानी जो है, राजनीति की भी है और अर्थव्यवस्था की भी है। इसके अंदर आपको प्रकृति के सारे रंग मिलेंगे, विबग्योर के। यहाँ आपको षड्यंत्र भी मिलेंगे, यहाँ आपको थोड़ा बहुत कोई ना कोई मरहम लगाता हुआ भी मिलेगा। यहाँ बजट के अंदर वो चीजें भी मिलेंगी जहां सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन्स और डिजिटल वर्ल्ड की बात होगी, लेकिन उधर 82 करोड़ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी क्या कहते हैं कि नहीं मिल पाती, उसके लिए मोहताज हो जाते हैं। एक अजीब सा पैराडॉक्स बन गया है भारत, विरोधाभास की स्थितियां हैं हर जगह पर। अभी मैं एक बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज के विशेषज्ञ से बात कर रहा था, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई, खास तौर से इसका मैंने नाम रखा है अडानी गेट। जी हाँ, वाटर गेट के बाद ये हिंदुस्तान का अडानी गेट है और ये जितना अभी साफ सुथरा लग रहा है या थोड़ा सा आपको इसकी संकेत मिल रहे हैं, इसके जो जख्म आएंगे वो काफी गहरे आएंगे, क्योंकि उसमें से अडानी ग्रीन जो बॉन्ड्स था वो ऑलमोस्ट डूब चुका है, जीरो पे आ चुका है। क्रेडिट स्विस ने भी ये बात कही है और जो जिनसे मैंने बात की एक विशेषज्ञ से, उन्होंने भी कहा कि ऑलमोस्ट लॉस्ट। और ये एक ऐसा वाक्य है स्टॉक एक्सचेंज का नहीं बल्कि कहा जाए तो भारत की राजनीति और अर्थनीति, इन दोनों के गठबंधन का या फिर कहूं साठगांठ का। बहुत सारे इश्यूज हैं बात करने के लिए। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए बहुत विशिष्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। मैं उनका परिचय आपसे करवाता हूं, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन रवायत है तो वो रवायत मैं भी दर्शकों के साथ रखूंगा। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी। सर, स्वागत है आपका। राज्यसभा टीवी में बहुत बेहतरीन प्रोग्राम्स दे चुके हैं और ना जाने कितने चैनल्स के प्रमुख भी रहे हैं। और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विवेक देश पांडे जी, जो अपनी सूक्ष्म नजर रखते हैं राजनीति और अर्थनीति के ऊपर। स्वागत है आपका। वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार आलोक भदौरिया जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप ही हमारे लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, मैं आपसे भी सीखता हूं बहुत कुछ। और यंग फेस ऑफ दिस प्रोग्राम नेहा शुक्ला, जो कि असिस्टेंट एडिटर हैं जस्ट टीवी में, जो कि बुके है टेलीविजन चैनल्स का, जो अमेरिका और कनाडा और अन्य कई देशों को प्रोग्राम्स प्रतिदिन वहां पर उनको केटर करते हैं। और एक एंकर और विश्लेषक होने के नाते नेहा शुक्ला, जो लगातार एनआरआई से संपर्क में रहती हैं, एक अलग किस्म का क्या कहते हैं कि खुशबू लेके आती हैं और हमें बताती हैं कि विदेशों में भारतीय जो हैं या इंडियन डायस्पोरा है, वो भारत में घट रही घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले बिना देर किए मैं राजेश जी के पास आता हूं। राजेश जी, दो प्रमुख घटनाएं, एक अडानी और एक बजट चांदी की वर्क में लपेटा हुआ, कुछ ऐसा जितना दे रहा है उससे ज्यादा वापस ले रहा है। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी राजेश जी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, मैं आप लोगों की तरह बहुत ही वित्तीय मामलों का और आर्थिक मामलों का जानकार तो नहीं हूं, लेकिन पत्रकारिता ने जितना सिखाया है और जो अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये जो अदानी का जो झटका अभी लगा है भारत को, आपने ठीक कहा कि इसको संभलने में हमें अभी शायद वर्षों लग जाएं और उसके जो हमारे देश की देह पर जो घाव बनेंगे, उनको भरने में कितना वक्त लगेगा,
हम में से शायद कोई नहीं जानता, क्योंकि दरअसल हमें अभी इतना ही नहीं मालूम कि घाव है कितना गहरा। दूसरी बात, जब हम ये बात करते हैं, क्योंकि एक तो ये घटना घटी जिसने भारत के सारे सामाजिक चेहरे पर मैं कहूँगा कि वो एक बड़ा दागदार उसको बनाया है। और दूसरा जो बजट जो पेश हुआ है, काफ़ी लोग उसको फ़ील गुड बजट कह रहे हैं। चुनावी बजट है, लुभावन है, मन भावन नहीं। लुभावन हो सकता है कि जो बहुत बड़ा मध्य वर्ग के लिए आयकर का ये सब दिया है उन्होंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मेरी अपनी मान्यता है दिनेश जी, कि कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, उसकी पहचान सियासी फैसलों से कम होती है, गैर राजनीतिक या सामाजिक फैसलों से उसकी पहचान ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि वो जो उसका गैर राजनीतिक चेहरा है, अगर वो सुंदर है, वो बेहतर है, तो शायद मुझे लगता है उस सरकार को अधिक लाभ होता है। राष्ट्रीय एक उदाहरण भी दे सकता हूं मैं, अगर मान लीजिए कि इंदिरा गांधी की हम बात करें, एक जल्दी से एक उदाहरण दे देता हूं कि 1971 का जो उन्होंने बड़ा काम किया था, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। 1975 में सिक्किम के विलय का जो बहुत बड़ा काम किया था और चीन को जो बहुत बड़ा झटका लगा था जिससे, वो बहुत बड़े फैसले थे। लेकिन आज भी देश याद करता है तो इंदिरा गांधी की हरित क्रांति और श्वेत क्रांति थी, जो नरीमन बोरलाग को जब बुलाए उन्होंने, और जब उससे पहले जो हमारे यहाँ खाद्य के मामले में आत्मनिर्भरता नहीं थी और हम जिस तरह से परदेश पर निर्भर थे, कटोरा लेके हम जाते थे, और दूध का भी यही मामला था। तो दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने जो पहचान दिलाई, मुझे लगता है ये पहचान उनकी कहीं बहुत बड़ी थी और बहुत मुझे लगता है कि याद रखने लायक थी। आज इस देश के समाज को क्या चाहिए? आज इस देश के समाज को ये चाहिए, हम अभी कोविड से जूझे हैं, हम अभी बेरोजगारी के जो नोटबंदी और नोटबंदी के बाद जो बेरोजगारी जिस तरह से सुरसा की तरह मुंह बाए बढ़ रही है, हम उससे अभी नहीं उबर पा रहे हैं। नोटबंदी के अभिशाप से हम अभी उबरे नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये समस्याएं सारी हमारा समाज जूझ रहा है उनसे। 80 करोड़ लोगों को एक तरफ आप मुफ्त अनाज देने का दावा करते हैं और वाहवाही लूटना चाहते हैं, लेकिन मैं तो इसका अर्थ ये लगाता हूं कि यानी इतनी बड़ी आबादी के पास कमाकर खाने की का कोई विकल्प नहीं है कि वो कमाकर खा सके। 80 करोड़ लोगों को आपको अगर निशुल्क अनाज देना पड़ रहा है तो इसका अर्थ क्या लगाया जाए? और ऊपर से फिर आप गरीबी में आटा गीला करते हो। जब आप बजट प्रस्तुत करते हैं तो जो अगर मिड डे मील में आप देखेंगे, कोई बजट आपने बढ़ाया नहीं। आंगनबाड़ी इस देश के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए एक बहुत क्रांतिकारी संस्था बन के उभरी थी, आपने उसमें बजट नहीं बढ़ाया, स्वास्थ्य का उनके बेहतरी के लिए कोई उपाय नहीं किए। महात्मा गांधी रोजगार योजना को भी के मामले से देखें तो उसमें भी निराशा हुई है। तो जो सामाजिक चीजें हैं, फूड सब्सिडी के मामले में आप देख लीजिए, 15% 2021-22 में आप 15.4% अगर आप देते थे, मुझे ठीक याद है, तो आज वो 4% पे आप आ गए हैं। तो एजुकेशन के मामले में भी ऐसा ही है, हेल्थ के मामले में भी ऐसा ही है। अगर हम इतने गंभीर क्षेत्रों को ये सोचकर कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो कि किसी भी सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी है, अगर वो है और हम उसको प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि ये इससे बड़ा क्रूर और अमानवीय चेहरा किसी सरकार का नहीं हो सकता। जी, पहली